नमस्कार, मैं हूं विकास विजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, भाजपा अपने हरियाणा के अंदर 10 के 10 उम्मीदवार उतार चुकी है और कांग्रेस का जो अलायंस है उसके भी एक उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से मैदान में उतरे हुए हैं। बाकी 9 सीटों को लेकर इस समय घमासान मचा हुआ है। आखिरकार चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर, कब ये टिकटें अनाउंस होंगी और कब काम शुरू होगा और कब चुनाव लड़ा जाएगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जनता इस समय कर रही है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर। हालांकि बता दें, राठौर की करनाल लोकसभा पर बड़ी मजबूत दावेदारी है। आपको सब बताऊंगा कि दावेदारी के अंदर इस समय किन किन लोगों के नाम रह चुके हैं। एक बात बताना चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री के जो हीरो संजय दत्त हैं, उनका नाम भी बड़ा जोर शोर से चला, लेकिन उनका एक ट्वीट आ जाता है और वो साफ कर देते हैं कि वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। वीरेंद्र जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस समय, क्या हालात क्या है कांग्रेस के, कब कैंडिडेट आने वाले हैं मैदान में? देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत मजबूत मंथन सभी कैंडिडेट्स को लेकर के चल रहा है और 5 तारीख को हमारी सीसी की बैठक थी। सीसी की बैठक में लगभग उसको एडजर्न करना पड़ा और वो 1 या 2 दिन के अंदर दोबारा सीसी की पुनः बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कारण एडजर्न करने का ये रहा कि हर सीट के ऊपर 3 से 4 मजबूत जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके पैनल थे और सीसी का ऐसा मानना था कि या तो सिंगल नेम्स स्क्रीनिंग कमेटी भेजे या एट द बेस्ट 2 नामों का पैनल ही सीसी के अंदर भेजा जाए। पर क्योंकि दावेदार दावेदारों की संख्या ज़्यादा है और मजबूत प्रत्याशी हर सीट के ऊपर दावेदारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैनल जो है वो कट शॉर्ट करना एक बड़ी समस्या बनी। और मुझे लगता है कि आज या कल के अंदर तमाम चीज़ों को बैठ कर के मंथन करके 10 या 11 तारीख के आसपास जो है वो सीसी प्रस्तावित हो सकती है और उसके तुरंत बाद जो है वो कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी जाएगी। वीरेंद्र जी, भाजपा सीधा सीधा निशाना लगा रही है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हर अपनी सभा के अंदर ये बात कहते हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो करनाल से प्रत्याशी है मनोहर लाल, वो भी कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर भगदड़ मच चुकी है, कोई भी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको, ये जो बयान आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसको लेकर पब्लिक के अंदर क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी को अपने चुनाव प्रचार से ज़्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट्स की चिंता है। ये अपने आप दर्शा रहा है कि उनके अंदर एक भय है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी को झोली तक फैलानी पड़ गई पब्लिक से वोट मांगने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा वो इसलिए करना पड़ रहा है कि पिछले 10 वर्षों तक अगर करनाल जिले के लोगों की सेवा की होती तो आज पब्लिक के अंदर ये बातें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने मुख्यमंत्री जी के 2-3 भाषण सुने। किसी भी भाषण में उन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपनी उपलब्धियां करनाल के अंदर क्या रही उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। ये मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। मौजूदा मुख्यमंत्री जी तो जिस दिन से बने आचार संहिता लगी है तो वो भी कोई कार्य नहीं कर पाए। ऐसा क्यों है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अपनी पिछले 10 सालों के अंदर किए हुए अगर कोई विकास कार्य कराए हैं तो उनको क्यों पब्लिक के अंदर वो गिना नहीं रहे? और अगर कोई जबरदस्त काम करनाल के लिए किए गए हैं तो उन्हें उन कामों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। और अभी तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी मैदान में आएगी, कैंडिडेट्स की घोषणा होगी, तो आप देखिएगा जब सवालों की बौछार होंगी तो मुख्यमंत्री जी से पिछले 10 वर्षों के अंदर जो कार्यकाल रहा, 9.5 वर्ष साढ़े 9 वर्ष का जो कार्यकाल रहा और करनाल के लिए क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। तब जाकर के पता लगेगा कि करनाल की जनता की सेवा हुई या करनाल के
नेताओं का अपमान हुआ या करनाल की जनता का पिछले 10 वर्षों में अपमान हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री जी उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, परंतु 1 महीना तो खट्टर साहब की टिकट को भी डिक्लेयर हुए हो गया। क्या किसी गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ? नहीं, मुख्यमंत्री की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें? मनोहर लाल खट्टर जी हाँ, ये का थोड़ा क्लियर रखना पड़ेगा आपको। देखिए, थोड़ा अभी आहिस्ता आहिस्ता मतलब नायब सैनी जी को आपके भी यानी कि नायब कर सैनी नहीं जी रहा को यानी कि। मुख्यमंत्री अभी, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अभी कार्य नहीं किया, आचार संहिता के दौरान वो लगे और उन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो आचार संहिता हटेगी, तो मुझे लगता है कि दोबारा आचार संहिता लगेगी, तो अभी मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर जी को ही जनता जनता देखने का कार्य करती है। नहीं, आप भी वही उसी पैटर्न पे देख रहे हैं। जैसे सैनी साहब ने कहा कि उनको तो फीलिंग आ रही है, अच्छा, अभी हमें फीलिंग नहीं आ रही कि वो मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, अच्छा, तो ये चक्कर है नया। हालांकि मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, परंतु मजाक की बात है, परंतु क्योंकि बनते ही आचार संहिता लगी, तो मुख्यमंत्री के रूप में जब वो हरियाणा के अंदर कार्य करेंगे तो ही एक मुख्यमंत्री, एक्सेप्टेबल मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान होगी। तो खैर, बात मनोहर लाल खट्टर जी की हम लोग कर रहे थे, तो मनोहर लाल खट्टर जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और वो चिंतित हैं काफ़ी कांग्रेस को लेकर के, उनके बयान भी आ रहे हैं। वो पिछले 1 महीने से कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको घोषणा उनके नाम की कर दी है। तो 1 महीने में तो अभी तक तो पूरे 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 लोकसभा क्षेत्र का ही दौरा हो जाना चाहिए था। तो 1 महीने में क्या किसी एक गांव का भी दौरा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कर पाए? ऐसा क्यों है? तो मेरा सुझाव ये है कि कांग्रेस की चिंता ना करें। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो इंतजार में बैठा है कांग्रेस की सूची जिस दिन डिक्लेयर होगी। मुख्यमंत्री जी को तो अभी लोगों को दफ्तर में बुला बुला करके मनाने का कार्य करना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस का कार्यकर्ता तो सिर पे कफन बांध के तैयार बैठा है। लेकिन राठौर साहब, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है इस समय जनता के अंदर, खास बात बनी हुई है कि कांग्रेस पिछले कई सालों से अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई है, और चुनाव सिर पे आ चुके हैं, और चुनाव के अंदर भी अभी टिकटें डिसाइड होनी है, काफी समय लग रहा है। कहीं लगता नहीं कि कांग्रेस में ही भगदड़ मच जाए? ये एक सवाल मैं ही पूछता हूँ सुखीजा जी आपसे। पहले जवाब तो दे दो। पहले मेरा सवाल आपसे, संगठन से ही नेता का निर्माण होता है? आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं कि संगठन ही नेताओं का निर्माण करता है? कांग्रेस हमेशा से मास बेस्ड पार्टी रही है। कांग्रेस मासिस की पार्टी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता और वो आम जनता जिनके मन में कांग्रेस है, वो हर गांव, हर गली, हर कूचे के अंदर मौजूद है। परंतु बीजेपी के संगठन में अगर थोड़ी सी भी मजबूती होती, बीजेपी के संगठन ने अगर कुछ भी नेता हरियाणा के अंदर प्रोड्यूस किए होते, तो बीजेपी को 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस से लाने की आवश्यकता ना पड़ती। आप देख लीजिए, राव इंद्रजीत मूल रूप से कांग्रेसी हैं, भिवानी से धर्मवीर सिंह मूल रूप से कांग्रेसी हैं, अरविंद शर्मा मूल रूप से कांग्रेसी हैं, और आप देखते चले जाइए और जो कैंडिडेट्स इन्होंने दिए हैं, नवीन जिंदल जी मूल रूप से कांग्रेसी हैं। सभी के सभी 10 में से 60% अगर नेता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी लेकर के चुनाव लड़ना चाहती है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का या तो संगठन नहीं है या बीजेपी में नेता नहीं है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या गुड़गांव और महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं था? क्या भिवानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं था? क्या रोहतक में
भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं था। क्या कुरुक्षेत्र में, जहां से उनके सांसद रहे हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री वहां से सांसद है, उससे पहले भी बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी वहां से रहे हैं, बीजेपी वहां से चुनाव जीती है। क्या उनके पास कोई नेता नहीं है? ये दर्शाता है कि बीजेपी के संगठन में या तो ताकत नहीं है, या बीजेपी का संगठन ग्राउंड के ऊपर तैयार नहीं है। सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉर करके अपने प्रतिद्वंदियों को ये दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और इतना ही मजबूत संगठन करनाल के अंदर होता तो पिछला विधानसभा चुनाव जो मुख्यमंत्री जी ने करनाल से लड़ा, मनोहर लाल खट्टर जी ने, पोलिंग 50% से कम क्यों रही? अगर उनके पास पन्ना प्रमुख थे, उनके पास शक्ति प्रमुख जैसा वो बताते हैं वो थे, तो पोलिंग 50% से कम क्यों रही? 50% से कम पोलिंग का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी के प्रति वोट डालने का उत्साह लोगों के अंदर नहीं था। अगर संगठन होता तो वो संगठन लोगों को पोलिंग बूथ तक लेकर के जाता। अगर पन्ना प्रमुख होते तो वो पन्ना प्रमुख जिन 30 वोटों की रखवाली कर रहे थे, उन वोटों को पोल कराने के लिए वो बूथ तक लेकर के गए। 50% से कम पोलिंग का मतलब ये है कि ना तो जनता का इंटरेस्ट था, ना संगठन भारतीय जनता पार्टी का बना था। तो मेरा सुझाव ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि वो अपने घर की चिंता करें। कांग्रेस तो लोगों के दिल में बसने वाली पार्टी है। वो हजारों लाखों की संख्या में वो लोग जिनके दिल में कांग्रेस बसती है, वो हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले के अंदर मौजूद हैं। वही कांग्रेस पार्टी की ताकत है। उसी ताकत के बल पर हम आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि करनाल लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़के इस सीट को जीतने का काम करेगी। वीरेंद्र जी, सवाल आपने मुझसे किया कि भाजपा का संगठन नहीं है, भाजपा के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, पूरा मैनेज एक सिस्टम। अगर यही सिस्टम कांग्रेस का होता तो आज कांग्रेस के जो नेता भागकर भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा संभव था? ये आप कैसे कह सकते हैं? आप देखो, आपके सामने ही है, आप खुद बता रहे हो कि 5 से ज्यादा जो कांग्रेसी हैं वो भाजपा में जाकर एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको अगर बीएलएस की सूची चाहिए हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं की, लो मैं आपको हर एक विधानसभा की दे देता हूँ। मतलब अंदर से पूरी तैयारी है हमारा वहां पर हर बूथ के ऊपर हमारा बीएलए बन के तैयार है। आपकी भी दावेदारी है बड़ी मजबूत करनाल से। देखिए, वो काम पार्टी का है। पार्टी अगर मुझे इस लायक समझेगी तो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा और करनाल के हर मुद्दे को ताकत से उठाऊंगा जैसे पहले उठाता आया हूँ। तो राठौर जी, वीरेंद्र मराठा हैं, वो कह रहे हैं कि ये टिकट एनसीपी के खाते में आएगी, उनकी बातचीत हो चुकी है उनके नेता की। ये क्या मामला है? देखिए, वीरेंद्र मराठा जी हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो अगर हमारे साथ चुनाव के अंदर आएंगे। पर जहाँ तक अलायंस की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हरियाणा में अलायंस के अंदर, इंडिया अलायंस में हमने एक ही सीट दी है, वो आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र लोकसभा दी है। जो हमारी अलायंस की कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर बनी है, जिसमें मुख्य रूप से माननीय अशोक गहलोत जी, मोहन प्रकाश जी और हमारे एक सीनियर लीडर और हैं, उस कमेटी का हिस्सा वो ही तय करते हैं कि किस हमारा जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं वो उनको किस स्टेट में कौन सी सीट के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए तय करना है। मेरी जो बातचीत हुई है, अभी तक एनसीपी का कोई प्रस्ताव ना तो कांग्रेस पार्टी के पास आया है, ना ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एनसीपी को हरियाणा में कोई सीट देने की बात अभी तक शुरू भी नहीं हुई है
और ना ही कोई ऐसी दूर तक कोई कांग्रेस पार्टी में चर्चा है। तो मुझे नहीं लगता कि एनसीपी को कोई सीट कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर दे रही है। अगर कोई पार्टी फैसला करेगी तो हम तो स्वागत करेंगे। वीरेंद्र जी, एक सवाल और है कि ये तो मराठा जी खुद कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हुई है, बड़े कॉन्फिडेंस के अंदर हैं कि उनका ये लगभग टिकट तय है यहाँ से चुनाव लड़ने का, और ये भी कहना अगर टिकट नहीं मिलेगी वो फिर भी मैदान में उतरेंगे। आपको लगता है उनके मैदान में आने से कुछ फर्क पड़ेगा? कांग्रेस, भाजपा और वीरेंद्र राठौर और वीरेंद्र मराठा की बात करें। ये प्रजातंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनाव का पर्व है। मैं तो सबको कहूँगा कि जो साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रजातंत्र के अंदर उनको लड़ना चाहिए। वीरेंद्र जी, एक सवाल और है, लोकतंत्र जो ये चुनाव होने हैं लोकसभा के, लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, तो ये जो लोकसभा के चुनाव होंगे इसी के साथ करनाल की विधानसभा सीट का उपचुनाव भी होने वाला है, उसकी भी तैयारी लगभग चल रही है क्या? देखिए, अभी अभी कोर्ट्स के फैसले आए हैं और फैसला आने के बाद मुझे लगता है कि करनाल के अंदर नोटिफिकेशन बाई इलेक्शन की पहले हो चुकी है। तो बाई इलेक्शन के ऊपर भी जो है हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे सीएलपी लीडर जो है वो कैंडिडेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव भेजेगी, सीएलपी लीडर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रस्ताव भेजेंगे इंचार्ज हमारे हरियाणा के, उनसे बातचीत करने के बाद तो निश्चित रूप से कैंडिडेट जल्दी बाई इलेक्शन का भी हम लोग फाइनल कर देंगे। लास्ट में आखिर में बात करें, लगता क्या है टिकट आपकी फाइनल होने वाली है या फिर चाणक्य पंडित की फाइनल होने वाली है? दो नाम चल रहे हैं जो मेरी नोटिस में आए हैं। देखिए, नाम कौन कौन से चल रहे हैं ये तो आपके सूत्र जो हैं वो उन पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, पर मैं तो अपनी पार्टी की प्रक्रिया के बारे में कह सकता हूँ कि पार्टी की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर सब साथी शामिल हैं और पार्टी सीसी की बैठक में जिस भी साथी के नाम पे मोहर लगाएगी, सारा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर के मिल करके जो है वो हाथ के पंजे को जिताने का काम करेगा और पूरी ताकत से जो है वो चुनाव मैदान के अंदर पार्टी के कैंडिडेट के साथ हम लोग उतरेंगे और मजबूती से चुनाव को लड़ने का नहीं, करेंगे। ये हाथ का पंजा होता है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। हमारा जो चुनाव निशान हाथ का निशान है हाथ का उसकी मैं निशान बात है, कर रहा तो हूँ। पैर का पंजा होता है मेरे ख्याल से। ये हाथ का पंजा होता है। अच्छा, ऐसे होता है। तो क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, ये आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है जब तो नई नई बातें निकल के आती हैं। आखिर में जाते जाते एक सवाल जो रह गया करना, वीरेंद्र जी, ये जो देरी है आपको लगता है कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगी? कोई देरी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं देरी है? अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया इस फेज़ की स्टार्ट नहीं हुई है। हमारा छठे चरण के अंदर, सेकंड लास्ट चरण के अंदर हमारा चुनाव है, 25 मई का चुनाव है और हमारे यहाँ तो कटाई का सीज़न अब शुरू हो गया। लगातार कटाई चलेगी 7, 8, 9 दिन। तो वैसे ही गांव देहात के अंदर जो है सभी लोग जो है कटाई के अंदर व्यस्त रहेंगे। तो मुझे लगता है 10, 11, 12, 13 तारीख तक चुनाव हमारी टिकटें डिक्लेयर होंगी, तो 40 दिन का समय बहुत है। तो मतलब प्री प्लान है पूरा पूरा, हर चीज को ध्यान से देखकर, और तभी मतलब कि किसानों का भी ध्यान रखे जा रहे हैं भी, किसान एक बार फसल से फारिग हो जाएंगे, कांग्रेस की टिकट फाइनल हो जाएगी। तो क्या लगता है क्या है कि कौन सी सीट हरियाणा की ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है? सारी सीटें इंटरेस्टिंग है। लोकतंत्र का पर्व है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पर्व है और सभी साथियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। सभी देशवासियों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व को बहुत अच्छे से भाईचारे के साथ मनाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर भाग लें। वोटिंग परसेंटेज देश के अंदर हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर जितना ज़्यादा हम भाग लेंगे उतनी मजबूत हमारी देश की डेमोक्रेसी बनेगी, जिसको मजबूत करना मुझे लगता है कि आज सबके कंधे, आपके हमारे कंधे के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि डेमोक्रेसी हमारी देश की मजबूत रहे। जितनी जिम्मेवारी आम जनता की है, मीडिया की भी उतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि डेमोक्रेसी को आने वाले दिनों में कोई खतरा ना हो। डेमोक्रेसी का पर्व अगले हज़ारों सालों, सैकड़ों सालों तक इसी तरह से हमारे देश के अंदर चले, तो ये मजबूत हो, हमारी सबकी जिम्मेवारी इस चीज़ के अंदर बनती है। तो देश के लोगों से मेरी ये अपील है, प्रदेश के लोगों से अपील है, बढ़ चढ़ करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर भाग लें। चलिए, आपने मुझसे बात की है, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुखीजा जी, बहुत खुशी हुई आपने आज अपना कीमती समय
हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर, और इनका कहना है कि जल्दी, मतलब की बात करें 3 या 4 दिन के अंदर टिकटें डिसाइड हो जाएंगी और कौन कौन सा कैंडिडेट कौन कौन सी सीट से मैदान में होगा और किसको टक्कर देने वाला है, ये जल्दी डिसाइड होने वाला है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रखे निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।